हेलो। गुड इवनिंग। भाई वो नोट्स मैं आपके कल अपडेट करूंगा ना, हैंड रिटन नोट्स। आज मैं बना नहीं पाया। उसको आप साथ साथ बनाते रहिएगा, ताकि जब हम रिवीजन करेंगे ना तो नमस्ते काम आएंगे। जो भी नोट्स में हैंड रिटन नोट्स, देखो, हर सब्जेक्ट के लिए एक छोटी जो है रजिस्टर वो जरूर रखिएगा, और उस रजिस्टर को किस तरीके से लिखना है कोशिश कीजिएगा कि आप ये वाइट पेपर वाले जो है इस तरीके के रजिस्टर लें, और उसमें भी क्या करें, एक साइड लिखें। ये जैसे ये जो है इसकी मैं स्कैन करके आपको कल जो है वो अपडेट कर दूंगा। तो ये देखो, इसके अंदर जैसे एक साइड में तो लिखे हुए हैं, ये वाली साइड में तो लिखे हुए हैं, और ये वाली साइड जो वो क्या कर रखी है हमने, खाली छोड़ रखी है। ये खाली क्यों छोड़ रखी होती है, इससे फायदा क्या होगा, अल्टीमेटली जैसे आपने यहाँ कुछ लिखा और इसी चैप्टर में आपको कुछ और पॉइंट जो आपने मान लीजिए एमसीक्यू किया या गुड इवनिंग गुड इवनिंग, और एमसीक्यू करते वक्त आपको कुछ और नया पॉइंट जो मिला, तो वो आप यहाँ लिख सकते हो, ताकि आपको यहाँ काट छाट नहीं करनी पड़े। जैसे अकाउंटिंग के अंदर ये जैसे लिखा हुआ है कि भाई लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है ये वगैरह वगैरह, कल को आपको इसके बारे में और कोई पॉइंट जो पता चला कि भाई ये भी बात जो मुझे पता होनी चाहिए, या इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। वैसे हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक आध कोई पॉइंट ऐसा आपको लगे पढ़ते वक्त, तो वो आप इस साइड में लिख सके, ताकि आप इसमें काट छाट नहीं करें। ज़्यादा कुछ भी नहीं लगेगा आपके, जैसे एक अकाउंट की लगेगी, एक कॉस्ट की, एक एफएम की, 3 ये और 3 6 7 8 नोटबुक जो होगी उसमें आपका काम हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली इससे क्या होगा, रिवीजन आपका जो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा बहुत। देखिए, सिलेबस बड़े में क्या होता है, मेन चीज़ ये होती है कि उसको लास्ट के अंदर समराइज करना जो बड़ी भारी बात हो जाती है। और जो एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे बड़ा गेम जो होता है वो माइंड सेट का होता है। आपके दिमाग जो है उस दिन कैसा है, अगर आपको एग्जाम देने गए और आपको लग रहा है कि मेरा तो एग्जाम आराम से क्लियर होगा, तो आपका एग्जाम आराम से क्लियर होगा। और अगर आपको उसमें डाउट है तो उसके अंदर फिर आपको डाउट रहेगा। क्लियर है? तो आपको ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा कि आप कितनी बार उसे रिवाइज कर कितनी बार पढ़ के आए। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना दिए तो आप एक दिन के अंदर जो 3 4 सब्जेक्ट जो रिवाइज कर पाएंगे, तो आपका नंबर ऑफ रिवीजन ज़्यादा होगा, और जितना नंबर ऑफ रिवीजन ज़्यादा होगा उतना आपको जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसी नोट्स को आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको एक और चीज पता चलेगी, कुछ और नए पॉइंट जो पता चलते हैं। ये हमेशा होगा, मतलब कि जब भी आप नए पॉइंट उसी चीज को दोबारा पढ़ोगे ना, तो और कुछ आपको एक्स्ट्रा उसके अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो अकाउंटिंग बेसिक के जो है वो मैं नोट्स आपको अपडेट कर दूंगा कल तक, जो है वो कल मॉर्निंग में हैंड रिटन नोट्स जो है वो मैं अपडेट कर दूंगा। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। वैसे आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो है इसको ये मान के आपको पढ़वा रहा हूँ कि भाई आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत गहराई से नहीं जानते हैं, आपको थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। क्योंकि अकाउंट के अंदर हो सकता है बैलेंस के अंदर दिक्कत रहे, डेबिट बैलेंस का, क्रेडिट बैलेंस का, इस तरीके का। तो वो सारे आपके कन्फ्यूजन ना रहे, तो इस हिसाब से हम अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जो होती है वो बहुत सारी हो जाती है, और वो जैसे यूं समझ लीजिए एक रफ रजिस्टर टाइप का हो गया, जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन लिखे, तो आप उससे कुछ पता नहीं कर पाओगे। तो ये जब जर्नल एंट्री हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, एक बार जो भी जैसे मेहमान आए उन सबको एक जगह बैठाया, फिर उनके जैसी जैसी जगह उसके हिसाब से आप उसको सेट करोगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेजर में पोस्टिंग करेंगे। क्लियर है? उसके बाद में हम जर्नल एंट्री के बाद में हम क्या करेंगे, लेजर में पोस्टिंग कर देंगे। क्लियर है? और जब हम लेजर में पोस्ट कर दिए एक बार, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है कुछ, वो करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री दोनों जगह की जा सकती है, ट्रायल बैलेंस से पहले भी की जा सकती है और ट्रायल बैलेंस के बाद भी की जा सकती है। उसका इम्पैक्ट कैसे पता चलता है कि ट्रायल बैलेंस से पहले या ट्रायल बैलेंस के बाद में, अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर आई है, इसका मतलब उसकी एंट्री हो चुकी है। और अगर किसी की ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा है, मतलब कि उसका जो इफेक्ट देना है बाकी है। जैसे
ट्रायल बैलेंस में ही लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, मतलब कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की एंट्री हो चुकी है। हो सकता है वो ओपनिंग भी हो, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स मैंने गलत ले लिया। इंटरेस्ट ऑन जैसे ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि एडजस्टमेंट एंट्री ट्रायल बैलेंस से पहले हो चुकी है, तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है। तो हम नॉर्मली मानते हैं कि भाई पहले एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उसके बाद में लेजर पोस्ट करने के बाद हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। अब एडजस्टमेंट एंट्री होती क्या है, एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जो है सिर्फ एक बार इसका ओवरव्यू ले रहे हैं। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है कि भाई कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिनको हम खुद से एडजस्ट करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह उसकी एंट्री हो गई, या फिर आपके जैसे कोई प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्ड वगैरह जो भी होते हैं ना, उन सब के हम क्या करते हैं खुद से एडजस्टमेंट करते हैं। ये जब हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो हम चेक करना चाहते हैं कि यार कोई गलती तो नहीं हो गई है। वैसे सारी गलतियां तो हमारे इससे पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन कोई मैथमेटिकल गलती है वो हमें इससे पकड़ में आ जाएगी, तो हम क्या करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट का टोटल मिल जाए, डेबिट और क्रेडिट का टोटल मिल जाए। अगर ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच हो जाता है तो हम एक बार मान लेते हैं कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक का जो है वो सही है। अगर नहीं है तो हम जो है गलती ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अगर जैसे बहुत जल्दी हो और लास्ट में ट्रायल बैलेंस के बाद में आपके पास समय नहीं हो, तो कई बार हम सस्पेंस अकाउंट के जरिए इसको एक बार के लिए करके फाइनल अकाउंट भी बना सकते हैं। जब हम ट्रायल बैलेंस बना देते हैं तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्री करते हैं। हम क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्री कर देते हैं। क्लोजिंग एंट्री जो वो क्या हो जाती है कि जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल मतलब कि आपके एक्सपेंस, इनकम वगैरह जो भी है, इनकम, एक्सपेंस, लॉस, गेन वगैरह जो भी है, उनको हम क्या करते हैं वो उस पीरियड से रिलेटेड होते हैं। देखिए आप जब भी पीएनएल बनाते हैं तो उसके ऊपर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन इस तारीख को, कि भाई ये जो साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है, इसके जो ट्रांजैक्शन है उनका समरी जो हमारे इस पीएनएल के अंदर है, तो वो क्या होगा, एक फॉर द पीरियड होगा। तो ये जो क्लोजिंग एंट्री जो होगी वो किन के होगी, जो भी नॉमिनल नेचर के होंगे, जो भी इनकम एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो उस साल से रिलेटेड होंगे। जैसे कि सैलरी लिखी है तो वो उस साल की सैलरी है, सर क्यों, सैलरी तो हम आगे की भी दे सकते हैं, अगर आगे की दी है तो वो हम एडजस्टमेंट एंट्री के जरिए एडजस्ट कर देंगे, वो हटा देंगे। क्लियर है। तो उस साल की जो भी होगी वो हम क्या कर देंगे, क्लोजिंग एंट्री कर देंगे। और जब हम क्लोजिंग एंट्री कर देंगे तो हम उसके बाद में क्या कर देंगे, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बना देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हम क्या कर देंगे, इस साल जो है हमारे हिसाब किताब खत्म हो जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इस साल की कहानी खत्म। और फिर जो है वो नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, वापस जो है वो ओपनिंग एंट्री करेंगे, और ओपनिंग एंट्री के बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो वापस क्या कर देंगे, नेक्स्ट ईयर जो है वापस हम ओपनिंग एंट्री। सर ओपनिंग एंट्री किन की होगी, एक एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे आप। ओपनिंग एंट्री किन की होगी, जो आगे वाले साल के अंदर जो हिसाब हमें वापस ओपन करवाना चाहते हैं कि यार ये वापस आ जाने चाहिए, जैसे कि पिछले वाले साल का असेट का बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक और लाइबिलिटी का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस, वो नेक्स्ट ईयर में चला जाए, और ये वापस नेक्स्ट ईयर में फिर वापस जनरल एंट्री करेंगे, फिर लेजर में पोस्टिंग करेंगे, और फिर एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, और ये इसी तरीके का सर्कल चलता रहेगा। क्लियर है। ये सर्कल आपको ओवरऑल आपको पता है, बताता है कि भाई हम किस तरीके से हमारा प्रोसेस जो चलता है। अब हम एक एक पे जो है बात करेंगे, पहले जर्नल एंट्री पे बात करेंगे, फिर लेजर में पोस्टिंग के बारे में बात करेंगे, फिर एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में बात करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस के बारे में बात करेंगे, फिर क्लोजिंग एंट्री के बारे में बात करेंगे। एक चीज इसके अंदर थोड़ा सा जो करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी। ट्रायल बैलेंस के बाद अगर मान लीजिए आपको गलतियां मिल जाती हैं तो हम उसका क्या कर देते हैं, रेक्टिफिकेशन कर देते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाता है, रेक्टिफिकेशन। मुझे माफ़ कीजिएगा, आपकी नोटबुक जो है वो हो सकता है कि मैंने गड़बड़ करवा दी हो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसके बाद जो हम क्लोजिंग एंट्री, और ये इस तरीके से जो प्रोसेस चलेगा। क्लियर है भाई, समझ पा रहे हो बात। तो अब पहला जो है, पहला ये स्टेप हमारा जो हम बात करेंगे इसके बारे में, जर्नल एंट्री के बारे में।
जर्नल एंट्री। अकाउंटिंग जो है, उस अकाउंटिंग की, ओवरऑल अकाउंटिंग की जो है वो दो अप्रोच चलती है। अकाउंटिंग की अगर हम अप्रोच की बात करें तो वो दो अप्रोच चलती है। ट्रेडिशनल अप्रोच, या जैसे हम कहते हैं परंपरागत अप्रोच, जो कि आज से आज तक पहले चली आ रही थी, और एक मॉडर्न अप्रोच जो नई वाली अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सी है? ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि हमने 11 12 में पढ़ी है, कौन सी? जिसमें 3 नियम है, 3 गोल्डन रूल वाले। पहली, डेबिट व्हाट्स कमिंग। अकाउंट कितने तरीके वगैरह वो हम आगे बात करेंगे ना। डेबिट व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। थर्ड, डेबिट ऑल expense or losses, credit all income और गेन्स। क्लियर? एक एक के बारे में बात करेंगे अभी। और मॉडर्न अप्रोच जो है वो क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच ने अकाउंटिंग, जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं, इसका एक और नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ये क्या कहती है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब कई बार बच्चों को लगता है कि इतनी बेसिक बातें बता रहे हैं। एक सेकेंड है ना, देखो, कई बार हमको लगता है कि इतनी बेसिक बातें जो है वो कोई पूछी थोड़ी जाएगी। ऐसा नहीं है। इस वाले एग्जाम के अंदर ये वाली जो है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है, इस पे क्वेश्चन आया था एज इट इज की। ऑप्शन ए दे रखा था एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और ऑप्शन बी जो है वो एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, ऑप्शन सी एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी, इस तरीके से लिख रखा था, और डी लिख रखा था। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो क्या है, ये है। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? अब जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको आप दोनों अप्रोच से देख सकते हो। अब सर, ये जो 3 गोल्डन रूल है, तो क्या कोई अकाउंटिंग एंट्री बनेगी तो एक ही गोल्डन रूल से बनेगी क्या? नहीं। एक, दो, तीन, तीनों में से कितने भी रूल लग सकते हैं। हो सकता है कि एक रूल लगे, हो सकता है कि 2 रूल लगे, हो सकता है कि 3 रूल लगे। जैसे समझिएगा, इसको ऊपर ले ले। जैसे पहला, नॉर्मली हमारा जो बिजनेस शुरू होता है, जैसे श्याम स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000 रुपीज। श्याम ने बिजनेस शुरू किया 50,000 रुपये से। तो हमारे हमारे बिजनेस में क्या हुआ? एक तो कैश आया 50,000 रुपये से, और किसने दिया है? ओनर ने दिया है। तो देने वाला कौन है? ओनर है। तो ये ओनर हम माइनस कर देते हैं, भाई ओनर ने दिया है तो उसको वापस देना है। क्लियर है? तो इसके हिसाब से अगर देखें तो क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन, जो भी हमारे पास आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये डेबिट व्हाट्स कम इन। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, हमारे पास से कुछ जा रहा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं जा रहा है। रीजन क्या है?
क्योंकि मालिक ने दिए पैसे, हम किसी को कुछ चीज चुका थोड़ी रहे। तो दूसरे नियम पे जाएंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ देने वाला कौन है? मालिक है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है? उस हिसाब से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी, सॉरी अकाउंटिंग एंट्री क्या बन जाती है नॉर्मली, कि भाई कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और हमने क्या कर दिया, 50,000 रुपये। ये एक चीज लिख दीजिएगा भाई, ओनर ओनर जब कुछ भी देता है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल। और वो कुछ भी लेके जाता है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्राइंग्स। अब एक जैसे कई बार कुछ जो है क्वेश्चन, अगर कई बार आपने सुना होगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका बैलेंस कभी दिखता नहीं है। अभी इसको जैसे पहले इसी ट्रांजैक्शन को अपन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से भी देख लेते हैं। श्याम स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000 रुपीज कैश। तो हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से देखें तो क्या है, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। मालिक ने 50,000 दिए तो 50,000 की क्या हो गई आपकी संपत्तियां बढ़ गई। क्लियर है? उसके बाद में देने वाला कौन है, मालिक है। तो आपकी कैपिटल जो है वो उसकी क्या हो जाएगी, 50,000 से बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो वो 50,000 की उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। जैसे हम उधार ले लेते, अगर 50,000 किसी और से, जैसे हमने 50,000 रुपये आराम से उधार लिए, तो हम क्या करते हैं कि भाई 50,000 आए प्लस 50,000 जो है वो कैश, और माइनस जो है वो कुछ गया क्या, नहीं। तो हमने क्या किए, राम से उधार लिए तो राम जो माइनस हुआ है 50,000 से। दोनों नियम कौन कौन से, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। इसी को अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कि भाई 50,000 की संपत्ति आई तो 50,000 तो असेट बढ़ेगा, और 50,000 क्योंकि आपने उधार लिया तो 50,000 की लाइबिलिटी बढ़ेगी। समझ आ रही है आपको बातें ये? तो ये इस तरीके से जो अपनी अकाउंटिंग एंट्री जो है वो बनती है। अब अपन थोड़ा इसको और आगे लेके जाएंगे। अब हर जो अकाउंटिंग एंट्री है ना उसको आपको दोनों तरीके से देखना है। कौन कौन से, एक तो ट्रेडिशनल वाली अप्रोच से और एक मॉडर्न अप्रोच से। जैसे दो एंट्री वैसे आप तो जानते ही हैं, फटाफट बता दीजिएगा। उससे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा कि राम से 50,000 के एंट्री लिखो भाई इसकी फटाफट। खरीदे, खरीदा रोकड़ और हमको 70,000 रुपये का गुड्स बेचा रोकड़। पहले वाले में एंट्री क्या होगी, राम से 50,000 का गुड खरीदा रोकड़,
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50। क्लियर है? जब हमको 70,000 रुपये का गुड्स बेचा रोकड़, तो हम क्या कहेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी ये जो है जितनी एंट्री हुई है अपन, उन्हीं के बेस पे आपको कौन सी दो एंट्री हुई है या तीन एंट्री हुई है? तीन एंट्री हुई है। एक तो जब हमने बिजनेस शुरू किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ तीनों। एक तो जैसे पहला था बिजनेस शुरू किया 50,000 रोकड़ के साथ, तो हमने कहा कि कैश आया और देने वाला मालिक ही है, तो टू कैपिटल अकाउंट 10,000। फिर हमने कहा कि किससे खरीदा था? मान लीजिए बी से खरीदा, बी से दूसरा, अच्छा एक और किसी से उधार भी लिया था, जैसे बी से 50,000 रुपये का 50,000 रुपये उधार, उसके लिए हमने एंट्री कर दी, मान लीजिए कैश अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट 50,000। फिर हमने 50,000 रुपये का रोकड़ माल खरीदा, तो उसके लिए हमने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। और फिर तो हमने क्या कर दिया? कैश अकाउंट डेबिट टू। अब ये जो है ये चार ट्रांजैक्शन है, और इन चार ट्रांजैक्शन के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि इन चार ट्रांजैक्शन के हिसाब से बताइए, ये चारों ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं ना? इन चार ट्रांजैक्शन के हिसाब से पहला कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दूसरा कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इतना करने के बाद मैंने आपसे पूछा कि कैश का बैलेंस क्या है, बताइए। बताइए भाई, कैलकुलेट कीजिए। बी का बैलेंस क्या है, बताइए। और आप बताइए
कैश का बैलेंस कितना है भाई? कैश 1,20,000। बिल्कुल सही बात है भाई। 1,20,000 का कैश है। बी का? बी का 50,000 है, ठीक है, वो माइनस बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 50,000 माइनस का, या क्रेडिट बैलेंस। गुड्स हमारे पास जो है उनका बैलेंस कितना है? बिल्कुल 50,000 बी का क्रेडिट बैलेंस। गुड्स का बैलेंस कितना है? दो ही एंट्री हैं गुड्स के लिए, तो क्या हम बता पाएंगे क्या? क्या हम बता पाएंगे क्या गुड्स का बैलेंस कितना है? हमारे पास जो गुड्स है उसकी वैल्यू कितनी है? नहीं। समझ पा रहे हो बात? रीजन समझ आ रहे हो? क्यों? क्योंकि बाकी सारे अकाउंट जो है वो जब आते हैं तो डेबिट होते हैं, वो जा रहे हैं तो क्रेडिट हो रहे हैं। वो जैसा उनका बैलेंस नेचर है उसके हिसाब से डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं। कैश है तो कैश आया, अगर आया तो हमने कहा कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट किया। कैश गया तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। तो कैश का बैलेंस हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसा वैसे जैसे राम जो है उसके मामले में भी अगर होगा, या श्याम के मामले में होगा, या लाइबिलिटी के मामले में होगा, या कैपिटल के मामले में होगा, कैपिटल जब वो लेके आएगा तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो किस नाम से करेंगे? कैपिटल नाम से। डेबिट होगा तो हम उसको ड्राइंग नाम से करते हैं। एक इसके साथ एक क्वेश्चन ये भी आएगा। क्लियर? गुड्स के मामले में एक दिक्कत क्या है पता है? जब गुड्स आया, जब गुड्स आया तो होना तो क्या चाहिए, गुड्स अकाउंट डेबिट। और जब गुड्स गया, जब गुड्स गया तब क्या होना चाहिए, गुड्स अकाउंट क्रेडिट। भाई कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट। गुड्स आया तो गुड्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और गुड्स जब जाए तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट हो। तो अगर ऐसा होता, गुड्स आते वक्त गुड्स डेबिट होता और जाते वक्त गुड्स क्रेडिट होता, तो गुड्स का एक बैल जो है वो अकाउंट होता, और अगर गुड्स का एक अकाउंट होता तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस में आता। क्लियर है? लेकिन गुड्स जब आया तब आपने उसकी जगह, गुड्स की जगह, बेचारे की जगह क्या लिख दिया, परचेज लिख दिया। गुड्स जब गया तब आपने क्या लिख दिया, सेल्स लिख दिया। तो गुड्स बेचारे का तो अकाउंट ही नहीं बना। और जब स्टॉक का अकाउंट नहीं बनेगा, जिसका अकाउंट नहीं होगा, क्या उसका बैलेंस निकलेगा क्या? भाई कोई एग्जाम देगा तो क्लियर करेगा। समझ आ रही बात? तो गुड्स जिसका बेचारे का कोई अकाउंट ही नहीं है, जिसका कोई अकाउंट ही नहीं है, तो क्या उसका ऐसा होगा कि भाई उसका बैलेंस आएगा? हम कहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जो वो ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता, ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता? ट्रायल बैलेंस में जो हमारे अकाउंट है उनके बैलेंस से जाते हैं। और क्योंकि इस बेचारे गुड्स का जो है वो कोई अकाउंट है ही नहीं, तो ये ट्रायल बैलेंस में कैसे आएगा? क्वेश्चन दूसरा आता है कि सर इस बेचारे के साथ इतना भेदभाव क्यों? भाई आपको ऐसी इससे क्या समस्या थी? बाकी सबका तुम कैश आता है तो कैश लिखते हो, कैश गया तो कैश क्रेडिट करते हो, सब तुम्हारी बातें जायज। फिर इस स्टॉक के साथ ऐसा गड़बड़ी आप क्यों करते हो? रीजन समझिएगा। ये जो 70,000 रुपए की आपने सेल की है ना, जैसे आप आराम से लिख रहे हो कि 70,000 रुपए का जो है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर आप स्टॉक अकाउंट बनाते ना, अगर आप स्टॉक अकाउंट बनाने का सोच लेते तो आप क्या कहते, 70,000 रुपए की सेल की, ठीक है, तो आप क्या कहते कि 70,000 रुपए की सेल की तो कैश आया हमारे पास 70,000, कैश अकाउंट डेबिट करते आप 70,000 से। अब ये 70,000 की जो सेल की है, क्या इस गुड्स की कॉस्ट 70,000 ही है? भाई 70,000 का ही सामान 70,000 में थोड़ी बेचोगे। जो 40 में लाया वो 70 में बेचोगे, या 30 में लाया वो 70 में बेचोगे, 50 का लाया वो 70 में बेचोगे। वो आपके
नेगोशिएशन पे डिपेंड करेगा, आप किस तरीके से बात करने में जो वो एक्सपर्ट है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो ये जो 70,000 का सामान गया, इसकी मान लीजिए ओरिजिनल लागत जो है वो कितनी है, इसकी लागत जो है वो कॉस्ट जो है वो 40,000 है। तो अगर आप स्टॉक अकाउंट के हिसाब से करते तो आप क्या करते, टू स्टॉक अकाउंट आप कहते कि भाई 40,000 का स्टॉक गया, डेबिट व्हाट्स कमिंग 70,000 का कैश है, डेबिट किया, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट स्टॉक गया, लेकिन स्टॉक गया 40,000 का, और बाकी का क्या हुआ, बाकी का मुनाफा हुआ। क्लियर है? बाकी प्रॉफिट ऑन सेल 30,000, आपके हाथों हाथ प्रॉफिट भी निकल जाता। और जब खरीदते तब भी, जब आपने 50,000 का खरीदा था तब भी आप क्या करते, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से 50,000। हाँ सर ये बात तो सही है, ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन आप खुद समझिएगा, प्रॉफिट ऐड करके सेल करते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन समझ पा रहे बात, हाँ सही है, प्रॉफिट ऐड करके सेल कर रहे हैं अपन। अब ये ट्रीटमेंट हम क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका रीजन ये है कि एक दिन के अंदर बहुत सारी सेल होती है, हर सेल के अंदर हम प्रॉफिट बेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, समझ पा रहे बात। और हर चीज पे इंडिविजुअली प्रॉफिट कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज का अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करना और उसकी सेल प्राइस कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हमारा एक, जब खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, जब सेल करते हैं तो हम सेल्स लिखते हैं। अब बेचारे क्योंकि स्टॉक का कोई अकाउंट नहीं है, तो हम स्टॉक के अकाउंट को अगर लाना है तो हमें कोई एक्स्ट्रा एंट्री करके ही उसे लाना पड़ेगा, अदरवाइज वो बुक में तो है हमारे है नहीं। समझ पा रहे हो बात? क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस लिख, ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, जो भी डेबिट है और क्रेडिट है उसका बैलेंस लिख। दो चीजें हैं, एक तो आपका एक ट्रायल बैलेंस तो इस तरीके का है, और एक ट्रायल बैलेंस आपका इस तरीके का है, डेबिट और क्रेडिट। एक में तो यहाँ जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक लिखा है ट्रायल बैलेंस में ही, और उसकी वैल्यू लिखी है मान लीजिए 40,000। एक जो है आपका ये जो ट्रायल बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट, और इसके यहाँ पर लिखा है एडजस्टमेंट्स या एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ पर लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 40,000। क्या दोनों बातें सेम है क्या, क्या दोनों बातें सेम है क्या, इस तरीके से लिखा है या इस तरीके से लिखा है, क्या दोनों बातें सेम है? नहीं। क्या फर्क है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आया, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले क्लोजिंग स्टॉक की आप एंट्री कर चुके। बिल्कुल सही बात। अगर ट्रायल बैलेंस में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपने क्लोजिंग एंट्री की, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर चुके हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में न लिख के ट्रायल बैलेंस के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है, इसका मतलब अभी ट्रायल बैलेंस में आया नहीं, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस से पहले आपने क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री की नहीं। क्लियर है? समझ पा रहे बात? तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक जो हो हमारे ट्रायल बैलेंस में जो है, क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका एक अकाउंट क्यों नहीं होता है, किस वजह से उसकी हम एडिशनल एंट्री करके लेके आते हैं। अब ये क्लोजिंग स्टॉक जो यहाँ आया है ना, ये भी कोई नॉर्मल तरीके से नहीं आया, उसके लिए हम कुछ जुगाड़ बैठाते हैं, कुछ अलग से एंट्री करके उसको लेके आते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता, तो आपको पता होना चाहिए, आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात है ही नहीं भाई। ट्रायल बैलेंस में वो आएगा जिसका अकाउंट होगा, जिसका बैलेंस होगा। अब जिसका अकाउंट नहीं तो उसका बैलेंस नहीं, और जिसका बैलेंस नहीं तो वो हमारे लिए कैसे आएगा, तो उसको अगर लाना है तो हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना है। अब एक क्वेश्चन आपका और, आपने कहा कि गुड्स जब परचेज करते हैं तो हम उसको परचेज बोलते हैं, सेल करते हैं तो हम सेल्स बोलते हैं, इस वजह से गुड्स का कोई अकाउंट नहीं है। तो फिर मेरा क्वेश्चन आपसे एक और है, और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फिर तो कैपिटल जब आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, जैसे पैसा लेके आता है तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और जब वो पैसा लेके जाता है तो हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्लियर है? तो यहाँ भी वैसा वैसा हो रहा है भाई, सामान आया तो परचेज लिखा, सामान गया तो सेल्स लिखा, लेकिन कैपिटल की तो ऐसी कभी दिक्कत नहीं सुनी आपने, कैपिटल की तो ऐसी कभी दिक्कत सुनी है क्या?
तो वो बेचारा रो रहा है कि मेरे को ट्रायल बैलेंस में नहीं लाए, इसमें नहीं लाए। क्या ऐसी कभी सिचुएशन होती है क्या? बिल्कुल आराम से वो जो है उसका रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ पा रहे हो बात? तो यहाँ पर जो है वो क्या है, उसकी कैपिटल, और ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ मार्जिन वार्जिन जुड़ा है। हेड ड्राइंग और कैपिटल अलग अलग है। अब उसको आप लास्ट के अंदर जाने से पहले कैपिटल को अल्टीमेटली क्या करोगे, सॉरी ड्राइंग को क्या करोगे, अल्टीमेटली कैपिटल में ही जो है वो राइट ऑफ करोगे। कभी भी राइट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि उनकी बैलेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं, तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ स्टॉक का अकाउंट नहीं होना, और परचेज सेल के अंदर भी जो है वो क्या दिक्कत है कि सेल्स में जो है उसकी सेल्स वैल्यू लिखी, और परचेज में क्या लिखी, उसकी परचेज कॉस्ट लिखी। परचेज में तो आपने क्या लिखी, इसकी परचेज कॉस्ट लिखी है, और सेल्स में क्या लिखी है, सेल्स वैल्यू लिखी है। तो उसी सामान की ये दोनों अलग अलग वैल्यू लिखते जा रहे हो, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं। कैपिटल के अंदर जितना पैसा लाया उतना कैपिटल में लिखा, जितना पैसा लेके गया उतना ड्राइंग में लिखा। और ड्राइंग अल्टीमेटली आप चाहे तो उससे पहले राइट ऑफ कीजिए, चाहे तो आप उसको बाद में राइट ऑफ कीजिए, जैसी आपकी इच्छा। क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ आ रही है? कोई इसमें डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? दो वर्ड मैं लिखता हूं, जिनको समझिएगा और बताइएगा। उसके बाद में अपन सीधा एक जो है वो एडजस्टमेंट आज सीखेंगे, और वो कौन सा, अपन प्रोविजन जो है उसका एडजस्टमेंट सीखेंगे। एक तो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होता है अपॉर्शनमेंट अगेंस्ट प्रॉफिट, या फिर इसे आप क्या कहते हो, रिजर्व अगेंस्ट प्रॉफिट। इन दोनों में मत फर्क समझिएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कि इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट कमाने के लिए आपका, कमाने के लिए दायित्व, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो अभी ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि अटपटा, लेकिन ये अपन इसको जब एंट्री से समझेंगे तब लगेगा। प्रॉफिट कमाने के लिए किया गया खर्चा। क्लियर है? और एक होता है अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व अगेंस्ट प्रॉफिट। ये होता है कमाए हुए प्रॉफिट को रोकना। क्लियर? अभी के लिए एक बार इतना लिख दीजिएगा, बाकी अपन इसको समझेंगे, या अभी चाहे नहीं भी लिखे तो एक बार इतना ध्यान रखिएगा कि भाई एक दो वर्ड लिखें, एक चार्ज अगेंस्ट और एक अपॉर्शनमेंट अगेंस्ट प्रॉफिट या रिजर्व अगेंस्ट प्रॉफिट। एक बार इतना, बाकी अपन इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हम मान लीजिए राम को 50,000 का गुड सेल किया, उधार। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री कि भाई राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। मतलब कि राम से हमने क्या किया है, राम को 50,000 का सामान बेचा है, और वो भी उधार बेचा है, गुड सेल किया है, तो राम से हम 50,000 रुपये मांगते हैं इस ट्रांजैक्शन के बाद।
अब क्या क्या हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन बन सकती है। या तो राम पूरा पेमेंट कर दे, या तो राम पूरा पेमेंट कर दे। जैसे 5,000 का उसको कैश डिस्काउंट दिया, और या फिर राम जो है वो इंस्टॉलमेंट हो गए, ओनली 30 पैसा इन रुपीज कैन बी रिकवर्ड। पहली स्थिति बिल्कुल सिंपल सी कि भाई राम से 50,000 मांगते हैं, राम आए और राम ने कहा ये लो 50,000, तो हम क्या कहेंगे कि भाई कैश आ गया, तो हमने कहा कि कैश अकाउंट डेबिट 50,000, और राम देने वाला है, तो हम क्या कर देंगे टू राम अकाउंट 50,000। क्लियर है। दूसरी सिचुएशन, राम को जो हमने कैश डिस्काउंट दे दिया, तो हमें कैश कितना मिला, कैश अकाउंट मिला 45,000 से, और राम को भी क्या 45 से कम करें क्या, नहीं 50 से। राम कह रहा है कि मेरा हिसाब पूरा है, भाई मैं 45 दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी मैं 5 बाद में दूंगा, मैं ये पूरा का पूरा मेरा हिसाब जो वो खत्म करो। तो कह रहा है कि मेरे को आपने 50 से डेबिट कर रखा है, इतने में 45 में पूरा जो है मेरा क्रेडिट कर दो टू राम्स अकाउंट 50,000। क्लियर। बाकी का आपका क्या हो जाएगा, डेबिट ऑल इनकम और एक्सपेंस, सॉरी डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉसेज, तो डिस्काउंट अकाउंट आपका 5,000। क्लियर, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। अब थर्ड वाली सिचुएशन, राम जो है वो इंस्टॉलमेंट हो गए और ओनली 30 पैसा जो वो रिसीव हुआ, 30 पैसा इन रुपीज मतलब कि बिल्कुल सही बात है। 30 पैसा इन रुपीज मतलब कि 30% पैसा रिकवर हुआ। 100 पैसों का 1 रुपया बनता है, 30 पैसा मिला मतलब कि 30% मिला, तो 30% मतलब कि 5 तारीख 15, तो हमने कहा कि कैश अकाउंट डेबिट, बाकी का हमारा नुकसान हो गया बेटर्स अकाउंट डेबिट टू जो है वो राम अकाउंट, ये हमारा 50,000 का है, और कैश जो रिसीव हुआ वो 15,000, ये जो है 35। बिल्कुल सिंपल बात है, इसके अंदर कोई डाउट वाली बात है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। अब साल जब अंत होता है तो हम कहते हैं कि क्लोजिंग एंट्री होती है, और क्लोजिंग एंट्री के अंदर अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि भाई जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट है, जो भी इनकम एक्सपेंस लॉस गेन वगैरह जो भी है, वो हम क्या करते हैं पी एंड एल में राइट ऑफ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, तो डिस्काउंट डेबिट हो रखा है उसको हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, और वो भी किस में कर देंगे पी एंड एल अकाउंट। तो इस वाले सिचुएशन हम क्या करेंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, कितने से 5,000। यहाँ नुकसान बैड डेब्ट है, तो जो हम क्या करेंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 35,000। यहाँ तक में कोई डाउट आपका नॉर्मली हुआ होगा नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल सी बातें चल रही है अभी तक। क्लियर है भाई, यहाँ तक में कोई डाउट।
यहाँ तक के अंदर कोई डाउट? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स जो है वो हो जाएगा। अब क्या होते हैं, बैड डेब्ट्स तो बिजनेस करोगे तो होंगे भाई, पैसे तो लोग बहुत सारे खा के जाएंगे, और ये तो कंटिन्यू आपका प्रोसेस चलता रहेगा, लोग जो है पैसे खाते रहते हैं, और इसमें हमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई कुछ एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक हमारा कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव, जिसे हम कहते हैं भाई अगर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है या लॉस है तो उसे हम क्या करना चाहिए, उसके लिए पहले से तैयार हो जाओ। समझ आ रही बात? तो हमने क्या किया कि भाई बेडर्स कितना होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से प्रोविजन बना दिया। अब प्रोविजन की दिक्कत क्या होती है समझिएगा, और इसकी एंट्री में दिक्कत कहाँ आती है और क्यों इसमें कंफ्यूजन रहता है। प्रोविजन और बेडर्स, अब इस प्रोविजन फॉर बेडर्स के लिए एंट्री कैसे होगी, अगर मान लीजिए हमें प्रोविजन बनाना है, हमने कहा कि हमारी जो सेल है, मान लीजिए सेल्स टोटल है, हमारी टोटल सेल्स जो है वो, सेल्स जो है वो 5 लाख रुपए, और मेक प्रोविजन ऑफ 5%। 5% जो हमें क्या करना है, बेडर्स के लिए प्रोविजन बनाना है। क्या एंट्री करेंगे भाई, प्रोविजन फॉर बेडर्स के लिए पीबीडी लिख दीजिएगा, प्रोविजन फॉर बेडर्स। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेडर्स, बिल्कुल सही बात है। आपने क्या एंट्री की, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेडर्स। क्लियर है? एक एंट्री यहीं पर आप साथ ही बताने की कोशिश कर दीजिएगा, अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या पहले एक बार प्रोविजन फॉर बेडर्स पूरा क्लियर कर लेते हैं। आपने क्या किया, कितने का है अमाउंट, 5 लाख का 5%, 25,000 रुपये का आपका ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है। अगर आपने बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाया है, मतलब ये प्रोविजन क्या कहता है कि भाई हम ये मानते हैं कि हमारी जो सेल है उसका ये वाला परसेंटेज इतना जो हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात? और ये आपने किसके लिए बनाया, ताकि आपके जो एक्सपेक्टेड बैड डेब्ट्स है, आगे आने वाला जो बैड डेब्ट्स है उसके अगेंस्ट में आप पहले से क्या कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो कि भाई आने वाले समय में 25,000 का हमारा अनुमानित नुकसान है, और इसके लिए हम पहले से तैयार है। ये मान लीजिए ये बातें जो है वो पीछे वाले साल की है। क्लियर है? ये लास्ट ईयर हुआ था, मान लीजिए ये लास्ट ईयर हुआ, और इस साल क्या हो गया, अभी ऊपर वाली जो सिचुएशन हमने बात की ना, ये वाली जो बिल्कुल सिंपल वाली, इसमें कोई प्रोविजन प्रोविजन नहीं है, ये वाली फॉर्म एकदम नॉर्मल चल रही। अब अगर मान लीजिए आपने पीछे वाले साल प्रोविजन बनाया और आपने कहा कि प्रोविजन हम बनाएंगे, और फिर इस साल इस करंट ईयर में क्या होगा, इस साल जो है क्या हुआ, करंट ईयर में एक ट्रांजेक्शन हुआ, क्या है, मोहन ए इनका 5,000 रुपये ड्यू था, वो इंस्टॉलमेंट हो गए,
एवं कुछ भी रिकवर नहीं कर पाए। ये जिनका 5,000 रुपये का ड्यू था वो इंसॉल्वेंट हो गए और उनसे कुछ भी रिकवर नहीं कर पाए। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री, हम क्या कहेंगे कि भाई बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। भाई ए जो है उससे 5,000 मांगते थे, वो तो गए, बैड डेट्स हो गए। अब इसके लिए इस वाली सिचुएशन में जो है इस बैड डेट्स की जो है वो क्लोजिंग एंट्री क्या होनी चाहिए? इस बैड डेट्स की जो है वो क्लोजिंग एंट्री क्या होनी चाहिए? क्लोजिंग एंट्री मतलब कि साल के लास्ट में जो वो उसको राइट ऑफ करना। इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होनी चाहिए? सोचिए आराम से। देखिए ये सारी चीजें जो लॉजिकल है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं कि भाई जो होना चाहिए उसके हिसाब से होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स, बिल्कुल सही बात है भाई। अब बैड डेट्स को राइट ऑफ करना है, क्लियर है। लेकिन हमने एक प्रोविजन बना रखा है कि भाई ये प्रोविजन किसके लिए है, ताकि बैड डेट्स जो हो उसके लिए। समझ पा रहे हो बात? और अब एक्चुअल बैड डेट्स होगा तो फिर वो बैड डेट्स जो पीएनडल में डालोगे क्या? नहीं, आपने पीएनडल से पहले ही पैसा साइड में कर रखा है। समझिएगा, पीएनएल से आपने पहले ही पैसा साइड में कर रखा है कि भाई इतना हमारा अनुमानित तो नुकसान होगा आगे बेडेट्स का, उसके लिए हम 25,000 रुपये साइड में रखते हैं। फिर बेडेट्स हुआ तो ये जो बेडेट्स है ये 25,000 में से एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर जो है वापस उस पीएनएल से करने से मतलब नहीं। अब मैंने कहा कि भाई मेरे को लगता है कि कल मुझे जो वो 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ जाएगा, उसके लिए मैंने जो 100 रुपये साइड में रखे। अब कल उसकी जगह 100 की जगह उस जिस काम के लिए मैंने 100 साइड में रखे थे उसमें से 20 रुपये उन्होंने कहा कि अभी 20 रुपये दे दीजिए, तो मैं उन 100 में से ही दूंगा। समझ पा रहे बात? मैं बाकी वाले से क्यों दूंगा? क्योंकि जब मैंने 100 रुपये ये अलग रखे ही उनको पेमेंट करने के लिए, अब उसमें से 20 ही पेमेंट करना पड़ रहा है, या 30 करना पड़े, 50 करना पड़े, जो भी करना पड़ेगा मैं उसी में से दूंगा। समझ पा रहे हो बात? और अगर कम पड़ेगा तो फिर मैं उस जेब में और डालूंगा, वो प्रोविजन और बनाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली उस प्रोविजन से ही दूंगा। तो इस केस के अंदर क्या होगा, ये जो बेडेड से ये किया जाएगा प्रोविजन फॉर बेडेड्स अकाउंट डेबिट टू बेडेड। अब समझिएगा, हम घर का हिसाब कर रहे थे, हम घर का हिसाब कर रहे थे, और हिसाब करते वक्त हमने कहा कि अगले महीने जो सैलरी आई, मान लीजिए 1 तारीख, और अपन ने हिसाब किया, अपन ने कहा यार ये जो है ये क्या करो, एक काम करो, ये 500 रुपये साइड में रख दो। ये साइड में रख रहे हैं ना, ये 500 रुपये आप क्या कर दो, साइड में रख दो। किसको देने? अखबार वाले को देने। जो अखबार देने आएंगे, अखबार देने आते हैं, उनको देने। अब क्लियर? और ये मान लीजिए आपके 2500 रुपये साइड में रख दो। ये क्या करने के लिए? मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के, और हमने कहा ये 10,000 रुपये तिजोरी रख दो। फिर है
काम आएंगे। क्लियर है? एक तरीके से देखो, अगर एक तरीके से देखो तो दोनों में एक ही तरीके का काम हो रहा है कि भाई आप कुछ पैसा साइड में रख रहे हो, यहाँ भी आप पैसा साइड में रख रहे हो, यहाँ भी पैसा साइड में रख रहे हो। लेकिन ये जो पैसा साइड में रख रहे हो और ये जो पैसा साइड में रख रहे हो, क्या इन दोनों का नेचर एक जैसा है क्या? क्या इन दोनों का नेचर एक जैसा है क्या? समझ पा रहे हो बात? ये 500 रुपये आपने साइड में रखे क्योंकि एक बार वाले को देने हैं। अब हो सकता है उनका बिल 400 ही आए, हो सकता है उनका बिल 300 ही आए। ये 2500 रुपये आपने साइड में रखे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने का, जो कि ज्यादा या कम हो सकते हैं। क्लियर है? एक तो पहली बात तो ये स्पेसिफिक है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखें तो समझिएगा, ये जो है ये किसके लिए है? हाँ, वैसे स्पेसिफिक भी सही है, बिल्कुल सही बात है हमारी। स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए है। ये क्या करेगा हमारा, जो है हमारे, अगर जैसे हमारी सैलरी है तो सैलरी को क्या करेंगे, कम करेंगे। बिल्कुल सही बात है, दो को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी क्या करते हैं, जो हमारी इनकम है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। जो भी हमारी इनकम है वो कम करेंगे। क्लियर है? समझ पा रहे बात कि भाई इनकम में से 500 और 2500 रुपये आपने साइड में कर दिए, ये आपके इतने से इनकम कम हो गई। ये जो है ये 1000 रुपये, ये कोई भी स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारी समझदारी है। ये कोई स्पेसिफिक दायित्व खड़ा नहीं करेंगे। ये साइड में किया ताकि इतनी बचत हो जाए जो आगे काम आएगी। समझिएगा, ये जो है पैसा ये भी आपने साइड में किया है, पैसा ये भी साइड में किया है, लेकिन ये गिने दिनों में आपसे निकल जाएगा। ये गिने दिनों में आपसे पैसा निकल जाएगा। ये आपकी स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए खर्चा होने ही वाला, उसके लिए और किसी और को पेमेंट करना, उसके लिए आपने पैसा साइड में रखा। वो जो पैसा साइड में रखा है, ये पैसा, ये 10,000 रुपये अगर आप साइड में नहीं रखते तो क्या होता, खर्च हो जाता, बस निकल जाता, पैसा हाथ से निकल जाता और खत्म हो जाता। ऐसी कोई स्पेसिफिक लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं होता और ये खत्म हो जाता। समझ पा रहे बात? तो हमने उसको बचाने के लिए हमने क्या किया, ये पैसा साइड में रखा। दिखने में दोनों एक जैसे हैं, दिखने में दोनों एक जैसे लग सकते हैं कि भाई ये और ये एक जैसा है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये हमें क्या करेगा, ये हमारे आने वाले पेमेंट को, हमारे आने वाली लाइबिलिटी को कम करने में मदद करेगा। ये हमें और अच्छा चलने में मदद करेगा। समझ पा रहे हो बात? ये बिजनेस के, अगर बिजनेस के हिसाब से देखें तो ये शॉर्ट टर्म में काम आएगा।
और अगर हमने सेविंग वाली शुरू कर दिया तो ये हमारे लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में काम आएगा। समझ पा रहे हो बात भाई? 50,000 मैंने मान लीजिए 50,000 रुपीज मैंने कमाए, तो 50,000 में से मान लीजिए 40,000 मैंने खर्चों के लिए जो वो रखे हैं। क्लियर है? तो वो तो खर्चे हैं, उनको मुझे भुगतान करना है, लेकिन 10,000 मैंने खुद के लिए बचाए। क्लियर है? मान लीजिए सॉरी, सैलरी जो 50,000 है उसके अंदर से 30,000 रुपये तो खर्चों का पेमेंट हो गया, और 30,000 और कुछ खर्चे आएंगे इस महीने में, उसके लिए मैंने बचा के रखे। 10,000 रुपये मैंने बचत की ताकि मेरे को आगे आने वाले समय मेरा अच्छा गुजरे, उसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं आए। तो वैसा का वैसा बिजनेस जो है वो क्या करता है, जब बिजनेस कुछ कमाता है तो वो क्या करता है कि आने वाले समय में कुछ उसके होने वाले, उसे लगता है कि ये मेरे एक्सपेक्टेड खर्चे है, तो वो उनके लिए पहले से तैयार होता है और उनके लिए पैसा साइड में करता है। ये जो है ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये जो है ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो हमने प्रॉफिट कमाया है ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो हमने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट के अगेंस्ट में दायित्व खड़े हो गए। जो प्रॉफिट में कमाया उसके अगेंस्ट दायित्व खड़े हो गए। भाई मैंने सेल की 5 लाख की, लेकिन मुझे पता है इसमें से 5% जो मेरे पैसा नहीं देंगे, तो ये जो मैंने कुछ कमाया उसके बदले में ये क्या हो गए, दायित्व खड़े हो गए। जबकि ये वाली स्थिति क्या है, ये वाली जो स्थिति है ये क्या है, ये है अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट। कमाए हुए मुनाफे को रोका। ये क्या किया हमने इस वाले में, हमने जो कमा लिया है कि भाई जैसे, हाँ बिल्कुल सही बात है रिजर्व, कि मेरे 5 लाख रुपए, 5 लाख पूरे के पूरे मैं घर पे लेके चला जाऊंगा तो मेरा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। तो मैंने कहा 5 में से 3 जो मैं घर पे लेके जाता हूँ, बाकी 2 जो मेरे बिजनेस में ही रखता हूँ, ताकि बिजनेस में और उसको और बढ़िया मशीन लेके आऊंगा और कुछ करूंगा और इम्प्रूवमेंट करूंगा। तो ये जो रिजर्व है ये क्या है, ये मेरे कोई स्पेसिफिक दायित्व नहीं, ये मेरे एक्सटेंशन में काम आएंगे। ये मेरे किस में काम आएंगे, एक्सटेंशन में। ये मेरे आगे, मेरी जो है वो और ज्यादा मैं अच्छा कर पाऊँ बिजनेस, उसके लिए ये काम आएंगे। क्लियर है भाई? तो ये जो है, ये आप इसको चाहे तो लिख दीजिए या फिर मैं लिख के नोट्स भेज दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? तो ये जो आपको प्रोविजन जो है ना वो इस कैटेगरी के, और रिजर्व जो है वो इस कैटेगरी के। क्लियर है? ये जो है ये आपके क्या बनते हैं, ये जो है ये आपके क्या बनते हैं, प्रोविजंस बनते हैं, और ये आपके क्या बनते हैं, रिजर्व बनते हैं। अब एक क्वेश्चन जो कि मैं आपसे पूछ के इस सेशन को खत्म करूंगा, जिससे एक बार पूरी की पूरी जो बातें हैं वही पलट जाएगी। वो क्या है कि हमने कहा प्रोविजन जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, रिजर्व जो है वो स्पेसिफिक नहीं होते। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। क्लियर है? डिविडेंड, सॉरी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व स्पेसिफिक है या नहीं है, डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए किया जाने वाला रिजर्व। और भाई यहाँ पर अल्टीमेटली हम अभी तक जो लिख रहे थे उसको अगर लिखा है तो भी वैसे भी कल मिटेगा वो तो, और फिर इसको पूरा सही करेंगे। मेरा क्वेश्चन सुनिएगा। हमने कहा कि प्रोविजन जो वो स्पेसिफिक होते हैं, रिजर्व जो वो स्पेसिफिक नहीं होते। अभी तक की बात का कंक्लूजन ये, हमारा एक रिजर्व है, इन्वेस्ट सॉरी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व।
डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए काम आने वाला रिजर्व। अगर स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक के हिसाब से ही बात है, तब तो फिर वो जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं, डिबेंचर रिडम्पशन प्रोविजन होना चाहिए। समझ पा रहे हो बात? तो आपको इसके बारे में पता करना है कि क्या कारण है कि ये इस तरीके का होता है। आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के जरिए भी जवाब दे सकते हैं, या फिर चाहे तो आप कल के क्लास के अंदर भी बात कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आपको इसके बारे में अपनी जो भी जांच पड़ताल है वो करनी है। क्लियर है भाई? अभी थोड़ी देर में अपन जो कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू करेंगे। और 9602118772 मोबाइल नंबर अगर नहीं है तो आप लिख दीजिएगा, तो इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9602118772। भाई हो सकता है मैं जो आपको रिप्लाई हाथों हाथ नहीं कर पाऊँ, जब भी मैं देखूंगा रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर? क्लासेज रहती है तो उसमें हो सकता है कि मैं कभी ना भी देख पाऊँ। अभी अपनी जो है कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू करेंगे, और कल से जो क्लास का सेशन जो है वो 2 सब्जेक्ट ही रखेंगे। और कल से जो क्लास है ये वाली भी 1.5 आवर की होगी, और वो भी 1.5 आवर की होगी। और नेक्स्ट वीक से उसे थोड़ा और देखेंगे, अगर बढ़ा देंगे, या फिर नेक्स्ट वीक जैसे 1.5 आवर से ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर संदीप सर और भरत सर की भी क्लास शुरू हो जाएगी नेक्स्ट वीक से, तो फिर ज़्यादा हो जाएगा आपके। क्लियर है? और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो चीज़ों को रटिएगा मत। रटने वाली जो चीज़ है ना वो मैं आपको लिख के दे दूंगा कि भाई ये चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए, वो शॉर्ट नोट्स में दे दूंगा मैं, उसमें कोई। हाँ, अभी और है क्लास। अभी 5 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग होगी। जो रटने वाली चीजें वो मैं आपको दे दूंगा। अल्टीमेटली आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक आने वाले, बेसिक कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं। और आपने जो एक जो हमने नोट्स दिए थे उसके फर्स्ट चैप्टर के, उसके लास्ट के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे थे, उन क्वेश्चन को आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। उनके मैं आंसर भी जो है वो कल डिस्कस कर लेंगे, उन क्वेश्चंस को कल वाले सेशन में डिस्कस भी कर लेंगे लास्ट में।